नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं शकुंतला म्यूजिक हाउस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी यूट्यूब पर, जहां पर रोज हम रात 9 बजे तैयारी करते हैं आने वाले एग्जाम्स की, जो आपको एक अच्छी पोस्ट, जो आपको एक टीचर बनने के लिए जरूरी है, उन सभी थ्योरी पे, उन सभी सवालों पे हम रोज रात 9 बजे यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए। अगर जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप लोग थोड़ी सी कोताही कर देते हैं, थोड़ी सी कमी रख देते हैं लाइक करने में क्लास को। तो जब क्लास में आते हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए। शालिनी कश्यप जी, आपका स्वागत है। आप सभी का जो जो इस समय देख रहे हैं, बहुत बहुत दिल से स्वागत है इस क्लास में। जल्दी जल्दी जुड़िए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो आने वाले हैं उनको भी कोई देर ना हो और वो भी सारे प्रश्न कर पाएं जो आप सभी करेंगे। जय श्री राधे उपहार जी। तो देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, केवीएस, पीआरटी, यूपी, पीजीटी, टीजीटी, संगीत, गायन एवं वादन। एक और चीज मैं आप सभी को बता दूं, देखिए, संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत के प्रति आप लोगों का रुझान है। जब किसी भी चीज के प्रति हमारा रुझान होता है, इंटरेस्ट होता है, आप अट्रैक्ट होते हैं उस चीज से, तो उसकी थ्योरी आना आपको बहुत जरूरत होती है। थ्योरी अगर आपकी उसमें अच्छी रहेगी, तभी आप किसी से तर्क वितर्क, डिबेट या कुछ बात कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड। अब बातों के अलावा और काम ही क्या होता है अगर देखा जाए तो किसी से बात करने के लिए या इवन नॉलेज के लिए ये क्लास लेना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर आप संगीत से एसोसिएटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन। ये प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि अल्लाह रखा खां जी किन के पिताजी थे। अल्लाह रखा खां किन के पिता थे। अल्लाह रखा खां जी किन के पिताजी थे। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या वो जाकिर हुसैन जी के पिताजी थे? क्या वो अलाउद्दीन खां के पिताजी थे? क्या वो विलायत खां के पिताजी थे? क्या वो नेमत खां के पिताजी थे? अल्लाह रखा खां इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से किसके पिताजी हैं? जाकिर हुसैन जी के, अलाउद्दीन खां के, विलायत खां के या नेमत खां के? अल्लाह रखा खां किनके पिता हैं, ये आपको बताना है। सिमरन जी कह रही हैं ए, यानी जाकिर हुसैन जी। बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बाकी सभी लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान सवाल है। अल्लाह रखा खां के बारे में मैं आपको बता दूं, अल्लाह रखा खां जी बहुत बड़े तबला वादक रहे हैं, यानी तबला प्लेयर रहे हैं। संगीत के जगत में, हमारे हिंदुस्तानी संगीत जगत में बहुत नाम है अल्लाह रखा खां जी का। उन्होंने शालिनी जी कह रही हैं ए, वंदना जी कह रही हैं ए, बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो हम कह रहे थे कि अल्लाह रखा खां जी ने इस संगीत जगत को बहुत कुछ दिया है, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी और चीजों में बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कहा जाए तो। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो एक माना जाए वो रहा है, जो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हैं, यानी जाकिर हुसैन जी का। जाकिर हुसैन जी के ये पिता हैं। और जाकिर हुसैन जी से तो सभी आप लोग परिचित होंगे, सब लोग जानते होंगे कितने बड़े तबला प्लेयर हैं जाकिर हुसैन जी, कितने बड़े तबला प्लेयर हैं जाकिर हुसैन जी। बहुत नाम है, बहुत उनका जो, जिस तरह उनकी उंगलियां चलती हैं तबले पर, वो कुछ चमत्कार सा लगता है। तो जाकिर हुसैन जी के पिताजी हो जाते हैं अल्लाह रखा खां जी। जाकिर हुसैन जी के पिताजी हो जाते हैं अल्लाह रखा खां जी। तो अगर यही प्रश्न आपको उलट के आ जाता कि जाकिर हुसैन जी के पिताजी का नाम बताइए, तो वो अल्लाह रखा खां जी हो जाता। अभी प्रश्न था कि अल्लाह रखा खां किन के पिता हैं,
तो वो जाकिर हुसैन जी के पिता हैं। जी हाँ, गायत्री सक्सेना, शालिनी कश्यप, वंदना गुप्ता, सिमरन शर्मा, सबका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यानी सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। टप्पा गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है। सिमरन शर्मा जी कह रही हैं डी, यानी पंजाबी। बाकी सभी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, टप्पा गायकी के साथ, मैं एक्चुअली इसके बाद, इसके उत्तर के बाद टप्पा के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि वरना आपको उत्तर ऐसे ही पता लग जाएगा। गायत्री सक्सेना जी भी कह रही हैं डी, वंदना गुप्ता जी भी कह रही हैं डी। बहुत आसान प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि टप्पा गायकी के साथ कौन सी ताल बजती है। तो टप्पा एक तरीके की गायकी है, इस सब ये तो आप जान ही चुके हैं। तो इसके साथ क्या तीन ताल बजती है, क्या इसके साथ झप ताल बजती है, क्या इसके साथ एक ताल बजती है, या फिर इसके साथ पंजाबी ताल बजती है। तीन ताल, झप ताल, एक ताल या पंजाबी ताल। तो आपको उत्तर देना है इसका डी, 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 डी। तो डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। डी से आप सभी जानते ही हैं, डेफिनेटली राइट आंसर, डेफिनेटली करेक्ट आंसर। तो पंजाबी ताल टप्पा गायकी के साथ बजाई जाती है। बात की जाए टप्पा गायकी की, तो टप्पा गायकी आपकी एक पंजाबी कल्चर से प्रेरित होकर जो गायकी निकली है वो टप्पा गायकी होती है। ज्यादातर, या फिर कहा जाए तो सभी, हर बार ही इसमें औरतें ये गायन करती हैं। औरत यानी फीमेल जेंडर इस गायन को करता है ज्यादातर। इसमें वो श्रृंगार रस प्रधान ये गायकी है। इसमें थोड़ा चंचल स्वभाव रहता है इस गायकी का, और क्या कहते हैं, अपने मीत की या फिर इसी तरीके की इसमें बात की जाती है टप्पा गायकी में। फोक लिटरेचर है ये एक तरीके का पंजाब का। तो पंजाबी ही इसमें ताल बजती है टप्पा गायकी में, याद रखिएगा। शालिनी कश्यप, वंदना गुप्ता, गायत्री सक्सेना जी और सिमरन शर्मा जी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आ जाते हैं इसी के साथ आज के तीसरे प्रश्न पे, जो आपसे पूछ रहा है बलवंत राय भट्ट किन के शिष्य हैं। बलवंत राय भट्ट किन के शिष्य रहे हैं। क्या पंडित भातखंडे के, क्या विष्णु दिगंबर जी के, क्या ओमकार नाथ ठाकुर जी के, क्या विनायक राव पटवर्धन माफ कीजिएगा जी हाँ, पंडित भातखंडे जी के, क्या विष्णु दिगंबर जी के, ओमकार नाथ ठाकुर जी के, या फिर विनायक राव पटवर्धन जी के, किन के शिष्य रहे हैं। बलवंत राय भट्ट जी किनके शिष्य रहे हैं। बलवंत राय भट्ट जी पंडित भातखंडे जी के, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के, ओमकार नाथ ठाकुर जी के, विनायक राव पटवर्धन जी के। जब हम बात करते हैं बलवंत राय भट्ट जी की, जब हम बात करते हैं बलवंत राय भट्ट जी की, तो बलवंत राय भट्ट जी का एक और नाम है, इन्हें भावरंग नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भावरंग नाम से भी जाना जाता है, जो संगीत जगत ने इनको नाम दिया है भावरंग। बलवंत राय भट्ट जी का एक दूसरा नाम है भावरंग। और बलवंत राय जी बहुत बड़े लेखक, संगीतज्ञ से पहले वो बहुत बड़े लेखक रहे हैं, जिन्होंने, कहा जाता है बलवंत राय भट्ट जी के बारे में कि ये बैठे होते हैं और आप इनसे कहिए कि क्या कहते हैं, किसी भी, कोई भी टॉपिक दीजिए, कोई शब्द दीजिए, ये तुरंत उस शब्द पे एक गीत बना देते हैं। तुरंत उस शब्द पे गीत बनाने का ये पोटेंशियल जो था, जो है, वो केवल बलवंत राय भट्ट जी में है। तो इसीलिए इनका नाम भाव रंग भी पड़ा, इसीलिए इनका भाव रंग भी नाम पड़ा। उत्तर आ रहा है, सिमरन जी कह रही हैं सी, ताज कह रहे हैं डी, वंदना जी कह रही हैं डी। तो देखिए, सिमरन जी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, ओमकार नाथ ठाकुर जी के शिष्य रहे हैं बलवंत राय भट्ट जी। ओमकार नाथ ठाकुर जी के शिष्य रहे हैं बलवंत राय भट्ट जी। तो बलवंत राय भट्ट जी के गुरु ओमकार नाथ ठाकुर जी हो जाते हैं, और ओमकार नाथ ठाकुर जी के शिष्य बलवंत राय भट्ट। बलवंत राय भट्ट के बारे में जो हमने बात करी वो ये कि
इनको दूसरे नाम से जो इनके जाना जाता है वो भाव रंग इनका नाम है, वो भाव रंग इनका नाम है। रोशनी राजपूत कह रही हैं डी। रोशनी जी शायद आप पिछले क्वेश्चन पे होंगी या फिर एक कमेंट है कि बलवंत राय घातक फिल्म में अमरीश पुरी जी थे। यार अमरीश पुरी जी भी एक कलाकार हैं बहुत तगड़े। आ जाते हैं इसी के साथ अपने चौथे प्रश्न यानी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपसे पूछ रहा है कि टप्पा किस घराने की विशेषता है। टप्पा गायकी जो है वो किस घराने की विशेषता है। ए ग्वालियर, बी आगरा, सी दिल्ली, डी बनारस। ए ग्वालियर, बी आगरा, सी दिल्ली या डी बनारस। तो आपसे ये पूछा गया है कि किस घराने की विशेषता हो जाती है टप्पा, किस घराने की विशेषता हो जाती है टप्पा सिंगिंग, टप्पा गायकी। उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या बनारस किस घराने की ये विशेषता है टप्पा गायकी। क्या ग्वालियर घराने की है, क्या आगरा घराने की है, क्या दिल्ली घराने की है या फिर बनारस घराने की है। उत्तर देने का प्रयास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि टप्पा किस घराने की विशेषता हो जाती है। टप्पा के बारे में हमने अभी बात करी थी कि ये पंजाबी फोक लिटरेचर का संगीत है, औरतें इसे गाती हैं और ये चंचल होता है और श्रृंगार रस प्रधान होता है। चंचल और श्रृंगार रस प्रधान। शालिनी कश्यप जी कह रही हैं ए। पारुल जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पारुल जी, क्लास में थोड़ा सा आप लेट हो गई हैं पर कोई नहीं, चलिए जहां से जुड़ी हैं वहां से क्लास को देखिए। उससे पहले वाला आप ऑफलाइन भी देख सकती हैं, उससे पहले का आप ऑफलाइन भी देख सकती हैं। शालिनी जी कह रही हैं ए यानी ग्वालियर। बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या बनारस। तो टप्पा किस घराने की विशेषता हो जाती है, टप्पा किस घराने की विशेषता हो जाती है। जी सर जी। रोशनी राजपूत जी कह रही हैं डी यानी बनारस। पारुल जी कह रही हैं सी यानी दिल्ली। बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, ए उत्तर किसने दिया था, शालिनी जी ने ए उत्तर दिया था ग्वालियर। इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ग्वालियर घराना। देखिए पंजाबी लिटरेचर है ये, लेकिन इसको इसकी डेवलपमेंट, इसके गायन को और बढ़ाया जिस घराने ने है वो ग्वालियर घराना हो जाता है। और ग्वालियर घराने की ही विशेषता है टप्पा सिंगिंग। अगर आपसे कहा जाए कि ग्वालियर घराने की क्या विशेषता है तो आप आंख बंद करके इसका आंसर मार्क कर सकते हैं कि टप्पा गायकी आपकी ग्वालियर घराने की विशेषता हो जाती है। टप्पा गायकी आपकी ग्वालियर घराने की विशेषता हो जाती है। आ जाते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर यानी फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपसे पूछ रहा है कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत प्रश्न है कि द क्वेश्चन नंबर 5 कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। क्या ये राग अंग दर्शाता है, क्या ये ताल अंग दर्शाता है, क्या ये लय अंग दर्शाता है या फिर ये मात्रा अंग दर्शाता है। ताल अंग, लय अंग, मात्रा अंग या राग अंग। ए बी सी डी, कौन सा आंसर बिल्कुल सही है बताने का प्रयास कीजिए। सिमरन जी कह रही हैं ए। पारुल पटेल जी कह रही हैं ए। गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं ए। और अंकिता शर्मा जी कह रही हैं राग अंग। बाकी लोग भी जो मौजूद हैं एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो जो इस समय इस क्लास में मौजूद है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास में इस समय आप उपस्थित हैं तो इसी के नीचे शेयर का भी ऑप्शन आ रहा होगा, इसे शेयर कर दीजिए।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे, संगीत से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे समय से। बेल आइकन दबा लीजिएगा, भूलिएगा मत। नेताओं की तरह आधा अधूरा काम मत करिएगा कि सिर्फ सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन नहीं दबाया। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? क्या राग अंग, क्या ताल अंग, क्या लय अंग या फिर मात्रा अंग? ए आई होप रोशनी राजपूत जी कह रही हैं, ए बबीता जी कह रही हैं, ए राग अंग अंकिता शर्मा जी कह रही हैं, गायत्री सक्सेना जी भी कह रही हैं, ए सभी का ऑलमोस्ट उत्तर ए आ रहा है, जो कि ए से आप सभी जानते ही हैं। एब्सोल्युटली राइट आंसर। राग का अंग दर्शाता है सरगम गीत। समझ समझ ही सकते हैं आप, जब कोई सरगम दे के आपसे पूछा जाता है कौन सा राग है, तो यानी एक राग का अंग आपको दिया गया है सरगम गीत, जिससे आपको बताना है कि राग कौन सा है। तो सरगम गीत क्या दर्शाता है? ये राग के अंग को दर्शाता है। ये बताता है कि राग किस मूड का राग है, किस तरीके से गाया जाता है, किस तरीके से सुनने में कैसा लगता है। ये सब आप लोग समझ ही रहे होंगे। सभी का आंसर बबीता जी, वंदना जी, रोशनी जी, अंकिता, गायत्री जी, पारुल पटेल जी और सिमरन शर्मा जी, आप सभी के उत्तर बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट है। ये क्लास इस समय आप देख रहे हैं शकुंतलम म्यूजिक हाउस पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। संगीत में रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं संगीत, चाहते हैं अच्छा गायन कर सकें, चाहते हैं कुछ बजा सकें ऐसा कि एक आम इंसान से, एक आम समूह से आप अलग हो जाएं। एक अलग रिस्पेक्ट होती है, हमेशा याद रखिएगा, संगीत से जो जुड़ा होता है इंसान। खैर ये तो बात हो गई और लोगों में, आपके मन के लिए भी संगीत बहुत अच्छा है। तो अगर संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, तो किसी भी समय हमें निश्चिंत होकर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। कोई भी चीज़ सीखना चाहें, अगर आप डिप्लोमा या डिग्री करना चाहते हैं संगीत में, अपनी ईयरली कोर्सेज करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आ जाते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे ट्राइंग टू आस्क यू कि गायकी धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? देखिए, ताल नहीं पूछी है हमसे, ये पूछा है कि ये कितने मात्रा की होती है। क्या 18, क्या 12, या फिर 16, या फिर 14 यानी 14? सिमरन शर्मा जी कह रही हैं डी, शालिनी कश्यप जी कह रही हैं डी, सिमरन जी कह रही हैं डी, शालिनी जी कह रही हैं डी, पारुल पटेल जी कह रही हैं डी, एंड गायत्री सक्सेना जी भी कह रही हैं डी। बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, धमार के साथ आप समझ ही गए होंगे कौन सी ताल बजती है। बार बार रिपीट रिपीट हो चुकी है ये बात कि धमार गीत के साथ, धमार गायन के साथ हम धमार ताल ही बजाते हैं, हम धमार ताल ही बजाते हैं। और धमार ताल हमारी जब बात की जाए तो हो जाती है बिल्कुल सही। जिसका आंसर डी है वो डेफिनेटली राइट आंसर है। अंकिता शर्मा जी, बबीता जी, रोशिनी राजपूत जी, गायत्री सक्सेना जी, शालिनी कश्यप जी, सिमरन जी और पारुल जी, सबका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी फॉर डेफिनेटली राइट आंसर। बात की जाए ताल के बोल क्या होते हैं? क, धी, त, क, धी, त। और ये देखिए यहाँ पे ये जो एस लिखा है ये रिपीट होता है। क, धी, त, एक सेकेंड, क, धी, त, धित, धा, आ, क, धी, ता, धित, धा, आ। उसके बाद गा, ती, ती, त। अब मैं ता कैसे लिखूं? गा, टी, ता, ती, ता, ती, टा। ये ध्यान रखिएगा, ये ती हो जाता है और ये टा हो जाता है। अब अंग्रेजी भाषा कुछ ऐसी भाषा है, समझ जाइएगा। खैर, गा, टी, ता, गा, ती, टा, ती, टा, ता, गा, ती, टा,
टी ट ता और एक आखिरी ये। तो ये ताल कुछ इस प्रकार की है जैसी आपको आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रही है। 1 बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 मिनट, कहीं पे कुछ कमी हो गई। क धी ट धे ट धा, क धे ट धे ट धा, गा ती ट ते ट ता, ये यहाँ पे धे ट, क धे ट धे ट धा, ग ते ट ता आ। जी हाँ, सभी का सही उत्तर है। तो ये समझिएगा, ताल के बोल आप सभी के सामने है। धमार, जब गायक धमार गायकी करता है तो उसके साथ धमार ही ताल चलती है। धमार ताल के बोल आपके सभी के सामने हैं और धमार ताल हमारी 14 मात्रा की हो जाती है। गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क धी ट धे ट धा, ग ती ट ते ट ता आ, क धे ट धे ट धा, गा ते ट ता आ। तो ये आपकी धमार ताल हो जाती है। वंदना जी, बबीता जी, अंकिता जी, आप सभी के बिल्कुल सही उत्तर हैं। आ जाते हैं अपने आज के 7वें प्रश्न की ओर, जो आप सभी से पूछ रहा है कि अमजद अली जी किस वाद्य को बजाते हैं। अमजद अली जी किस वाद्य को बजाते हैं? क्या सितार, या फिर गिटार, या सरोद, या फिर संतूर? सितार, गिटार, सरोद या संतूर, क्या इसका सही उत्तर होगा? बताने का प्रयास कीजिए। क्या इसका सही उत्तर होगा? बताने का प्रयास कीजिए। सितार, गिटार, सरोद या संतूर? सितार, गिटार, सरोद या संतूर? अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? पारुल पटेल जी कह रही हैं ए यानी सितार। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए, बाकी सभी उत्तर दीजिए। देखिए, आप इस समय क्लास में प्रेजेंट हैं तो आप उत्तर देना आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उत्तर देना आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पारुल पटेल जी कह रही हैं ए यानी सितार। जो जो इस समय क्लास में प्रेजेंट है, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ताकि कोई कमी ना रहे आपके एंड से और हमारे एंड से। तो हम कोशिश करते हैं कभी कोई कमी आप लोगों को ना महसूस हो। बाकी सभी उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? सितार, गिटार, सरोद या संतूर? ए बी सी डी, क्या उत्तर होगा? वंदना गुप्ता जी कह रही हैं ई, सिमरन शर्मा जी कह रही हैं सी यानी सरोद। बाकी सभी, रोशिनी राजपूत जी कह रही हैं सी, बबीता जी कह रही हैं ए यानी सितार। तो देखिए, ऑलमोस्ट सभी के उत्तर आ चुके हैं। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाता है सी। जैसा कि आप जानते हैं, सी फॉर करेक्ट। अमजद अली जी सरोद बजाते हैं। याद रखिएगा, अमजद अली जी सरोद बजाते हैं। बहुत बड़े सरोद के प्लेयर हैं। सन 2000 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है सन 2000 में। और इनका जन्म इनका जन्म इनका जन्म 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 1945 में हुआ। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 में हुआ है। और ये बहुत बड़े सरोद प्लेयर हैं। बहुत बड़े सरोद प्लेयर हैं। रोशनी जी और सिमरन जी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर, जो आप सभी से पूछ रहा है कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग कौन सा है? बहुत आसान, बहुत आसान। पता नहीं कैसे ये प्रश्न इसमें ऐड हो गया, लेकिन फिर भी बता दीजिए चलिए कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग कौन सा है? क्या यमन, क्या खमाज, क्या बिलावल, या फिर इनमें से कोई नहीं? क धेट धेट धा, गा तेट तेट ता। पारुल जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि हिंदी में जहां मेरे से नहीं लिखा जा रहा था वहां पारुल जी ने कमेंट सेक्शन में लिख के दे दिया। देखिए, टेक्नोलॉजी की कुछ ना कुछ थोड़ी वो भी होती है कमियां।
अब जिस एप्लीकेशन पे आप इस समय पढ़ रहे हैं, मतलब पीडीएफ जिस पे खुली हुई है, ये पावर पॉइंट एप्लीकेशन खुली हुई है, इसमें हिंदी में टाइपिंग अभी नहीं हो सकती, बाद में बेशक हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पारुल पटेल जी का। तो सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग कौन सा हो जाता है? यमन, खमाज, बिलावल या इनमें से कोई नहीं? ये है सरजीता। जी हाँ पारुल जी। सिमरन शर्मा जी कह रही हैं सी। अंकिता जी कह रही हैं बिलावल। पारुल पटेल जी कह रही हैं बिलावल। बिलावल। रोशनी राजपूत जी कह रही हैं सी। वंदना जी कह रही हैं सी। और शालिनी कश्यप जी भी कह रही हैं सी। तो जिस जिसका सी उत्तर है, मैं उन सभी को बता दूं, उन सभी को बता दूं कि आपका बिल्कुल सी फॉर करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सी फॉर करेक्ट। आप सभी जानते ही हैं, इस बात से चिरपरिचित हैं, अगर क्लास से काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो बिलावल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बिलावल जो कि आश्रय राग है, जो कि आश्रय राग है, अपने ही थाट का, बिलावल थाट का। आश्रय राग किसे कहते हैं? जिस राग पे थाट का नाम आधारित होता है, जैसे भैरव, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, आसावरी, ये सभी आश्रय राग हो जाते हैं। यमन का नाम भी कल्याण होता है, तो कल्याण भी आश्रय राग है। तो जिस राग पे थाट का नाम आधारित होता है, वो आश्रय राग हो जाता है। और बिलावल शुद्ध स्वरों का थाट है, तो बिलावल ही वो राग हो जाता है जिसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, जिसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। आ जाते हैं आज के लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज के लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, के पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी किनके शिष्य थे? कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी किनके शिष्य थे? क्या वो पंडित भातखंडे जी के शिष्य थे, या फिर हैं? देखिए, है वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करने में, क्योंकि ये लोग बेशक दुनिया में ना मौजूद हों, लेकिन ऐसा काम किया है कि हमेशा इस संगीत जगत में इनका नाम मौजूद रहेगा, रहा है और रहना भी चाहिए। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी किनके शिष्य हैं? पंडित भातखंडे जी के, क्या विष्णु दिगंबर जी के, क्या ईचल करंजीकर जी के, क्या बखले बुआ के? क्या पंडित भातखंडे जी के, क्या विष्णु दिगंबर जी के, क्या ईचल करंजीकर जी के, क्या बखले बुआ के? क्या बखले बुआ के? उत्तर दे रही हैं पारुल पटेल जी, कह रही हैं ए, यानी पंडित भातखंडे जी। रोशनी राजपूत भी कह रही हैं ए। बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बाकी सभी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी, ईचल करंजीकर जी या बखले बुआ जी, कौन इसका सही आंसर हो जाता है? बताने का प्रयास कीजिए। विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी, भातखंडे जी, ईचल करंजीकर जी, बखले बुआ, इनमें से किसके शिष्य रहे हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी। सभी ऑलमोस्ट उत्तर दे रहे हैं ए, लेकिन ए आप सभी का इसका एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर हो जाता है, क्योंकि इसका सही आंसर है बी, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी। मात्र 10 साल की उम्र में, मात्र 10 साल की, केवल 10 साल की एज में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के शिष्य बन गए थे। विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के शिष्य बन गए थे। बात की जाए ओमकार नाथ ठाकुर जी की, तो इतनी बड़ी हस्ती हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं संगीत जगत की। इन्होंने केवल संगीत को गाया बजाया नहीं, इन्होंने संगीत का प्रचार बहुत बड़े लेवल पे किया है। जर्मनी, यूरोप, फ्रांस जैसे देशों में जाके इन्होंने हिंदुस्तान का परचम लहराया अपने संगीत से, हिंदुस्तान का परचम लहराया अपने संगीत से। ओमकार नाथ ठाकुर जी 6 साल के थे जब रामलीला में भाग लिया करते थे, रामलीला में एक्टिंग किया करते थे। कोई भी छोटा मोटा रोल मिल जाता था। एक दिन उन्होंने देखा कि भाई जब रामलीला में वो नाटक कर रहे हैं, तो कुछ साथ में धुनें बज रही हैं, कुछ उनको उस तरफ ज्यादा रुझान हुआ। कुछ समय बाद ओमकार नाथ ठाकुर जी
संगीत से ज्यादा जुड़ गए और रामलीला के थ्रू ही उनको अपना एक मोटिव, एक अपना जिंदगी का, वो देखिए मात्र 10 साल की एज में जो विष्णु दिगंबर जी के शिष्य हो गए, अपना उन्होंने दिमाग पहले ही बना लिया कि संगीत ही सब कुछ है। तो हम लोग बड़े हैं, हम लोग भी समझ सकते हैं कि क्या चीज कितनी जरूरी है, तो उस हिसाब से अपने एम तय करके उस पर वर्क करें, तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। थोड़ी थोड़ी कहानियों से मोटिवेशन, थोड़ी थोड़ी कहानियों से सीख उठाना जरूरी होता है, अच्छा होता है। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी रहे हैं शिष्य विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के। बात की जाए कितनी उम्र थी इनकी जब ये शिष्य बने, तो केवल 10 साल की उम्र में। प्रश्न 10वां यानी आखिरी प्रश्न आपका हो जाता है कि अलंकार का निर्माण कैसे होता है। आप सभी जानते हैं अलंकार का निर्माण कैसे होता है, क्या स्वरों से, क्या मात्राओं से, क्या तालों से, क्या लय से। स्वरों, मात्राओं, तालों या लय से, किससे अलंकारों का निर्माण होता है। स्वरों से उत्तर आ रहा है सिमरन शर्मा जी का, पारुल पटेल जी का, शालिनी कश्यप जी भी कह रही हैं ए, यानी स्वरों से निर्माण होता है अलंकार का। बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्लास में मौजूद हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ए पारुल पटेल, शालिनी कश्यप, गायत्री सक्सेना जी भी कह रही हैं ए, तो ए से आप सभी का उत्तर एब्सोल्युटली राइट हो जाता है, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाता है। अलंकारों का निर्माण कैसे होता है, तो अलंकारों का निर्माण स्वरों से होता है, अलंकारों का निर्माण स्वरों से होता है। मात्राओं से तालों का, और तालों से तो खैर क्या ही बात की जाए, और लय से गीत का निर्माण होता है, और लय से गीत का निर्माण होता है। स्वरों से अलंकार का निर्माण होता है, मात्राओं से ताल का निर्माण होता है, और लय से एक गीत का निर्माण होता है, लय से एक गीत का निर्माण होता है। बहुत खूबसूरत आंसर दिए आप सभी ने आज क्लास में। कल से बेटर हुआ है, माफ कीजिए परसों से बेटर हुआ है, परसों काफी गलत आंसर थे। आज की आखिरी स्लाइड यानी आज का थॉट, आज का विचार, म्यूजिक इज अ वर्ड within itself with a language we all understand। स्टीवी वंडर द्वारा दिया गया है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि म्यूजिक एक दुनिया है, म्यूजिक इज अ वर्ल्ड within itself with a language we all understand। म्यूजिक एक अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसकी एक यूनिवर्सल भाषा है जो हम सभी समझते हैं, जो हम सभी समझते हैं। अब आप पंजाबी नहीं जानते, लेकिन आप पंजाबी गाने सुनने का शौक जरूर रखते हैं, आप उनको एंजॉय करते हैं, आप उनके साथ नाचते हैं, उनके साथ गाते हैं। काफी बार अलग अलग तालों में गाने होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, हम समझ जाते हैं कि वो गाने का मूड क्या है, वो गाना कहना क्या चाहता है। तो म्यूजिक एक ऐसी दुनिया है जिसकी एक अकेली लैंग्वेज है। अब हमारे संसार में, तो इंसानों के संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन संगीत एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर कोई समझ सकता है। इसी थॉट के साथ आज की क्लास को मैं विराम देना चाहूंगा। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, सभी का ख्याल रखिए। थोड़ी सेफ्टी का भी ध्यान दीजिए, हालात आप सभी लोग जानते ही हैं। कोशिश करिए मास्क आपके मुंह से ना उतरे जब भी आप बाहर हो, जब भी आप बाहर हो मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर अपने पास रखें। डर मत बैठाइएगा अपने अंदर, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, जब तक आप अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो कोई भी ढिलाई मत छोड़िए, कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपको नुकसान भुगतना पड़े। मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर रखिए बस, और टेंशन मत लीजिए। संगीत सुनते रहिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूं। मिलते हैं कल फिर से इसी क्लास में। आने वाले सैटरडे को आप सभी का रहने वाला है टेस्ट। आने वाले सैटरडे को, ये भी मैं आपको बता दूं, आप सभी का रहने वाला है एक टेस्ट जिसमें जितनी पिछली क्लासेस हुई हैं उनमें से कुछ प्रश्न उठाए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कल मैं आपको बता दूंगा। क्लास हो सकता है उस दिन की थोड़ी लंबी चले, तो तैयार रहिएगा अपने टेस्ट के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।